अब देखो स्पेसिमेन पेपर में तब्दीलियां क्या है, जो इस साल हमारी तब्दील हो गई समझ लो। पहला 1.5 घंटे का टाइम बढ़ाकर 1 और 45 मिनट कर दिया गया। अगर आप देख रहे हो, नजर आ रहा हो आपको, तो 1.5 घंटे का टाइम क्यों 1 और 45 मिनट कर दिया गया? क्योंकि मार्क्स भी बढ़ा दिए गए। हमारे पास जो मार्क्स है वो पहले 75 थे, अब 80 हो गए। एज यू कैन सी 80। तो 5 नंबर बढ़े और 15 मिनट बढ़ गए। 5 नंबर बढ़े, 15 मिनट बढ़ गए। तो अभी भी अगर हम पर मिनट टाइम पे डिवाइड करें तो अब आपको टाइम और ज्यादा मिलने वाला है। तो बिल्कुल आराम आराम से सोच सोच के, और जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है कि रोज बैठ के सिलेबस रिवाइज करो, रोज बैठ के कीवर्ड्स रिवाइज करो, उससे तुम्हारे आंसर इतने पक्के हो जाएंगे कि तुम 1 और 45 मिनट में सो जाओगे। तुम एक नींद करके भी उठ सकते हो। अब देखो पैटर्न वही है जालिमो, ये जो कहते हैं ना कि पैटर्न वही है। वही क्या था पहले पार्ट में, जब अब सेक्शन की हेडिंग नहीं डाली हुई, नॉर्मली सेक्शन ये होता था, अब सेक्शन की कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन सवाल तो उसी पैटर्न पर है कि आपको एक लिस्ट हुई है और फुल एक एक नंबर वाले सवाल है। समझ लो? तो ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस वही है। अब जैसे इसने पूछा है भाई, आइडेंटिफाई व्हिच हैज द जाइंट स्ट्रक्चर। हाँ भाई, जाइंट कोवेलेंट किसका होता है? आपने पढ़ा जाइंट कोवेलेंट? कार्बन। हाँ, इनमें से बताओ ना लिस्ट में से कि जाइंट स्ट्रक्चर कोवेलेंट सिलिकॉन किसका होता है? ऑक्साइड, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन और सिलिका। इनमें से कौन सा लिखा हुआ है ऑप्शन में? सिलिकॉन। सिलिकॉन 4 ऑक्साइड देखा है? ये सिलिकॉन 4 ऑक्साइड क्या है? सिलिका है ना? अरे बोलो भाई, सिलिकॉन की जगह पे ये वाला आ गया ना सिलिकॉन 4 जी ऑक्साइड। सर, जी सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप देखो अगला सवाल क्या पूछता है। अगले सवाल में उसने कहा है कि भाई, क्या कहा अगले सवाल में? डैश रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कली। एसिड और एल्कली दोनों से कौन रिएक्ट करता है? जो एम्फोटेरिक होता है। कौन है एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन होता है इनमें से? एल्यूमिनियम, जिंक। एल्यूमिनियम, जिंक, और तीसरा कौन था? एलिजिया और फरहान। ठीक है। इसी तरह क्या बोला? डैश इज यूज, भाई जिंक ऑक्साइड हो जाएगा ना। आपने तीसरा वाला कौन सा था? आयरन। 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 अच्छा हाँ सही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप डैश इज यूज इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। हाँ भाई, बताया था मैंने, सल्फर को खत्म करने के लिए, याद कीजिए पोल्यूटेड वाली क्लास में, कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है? कैल्शियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड? इसमें कौन सा मौजूद है? कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा है। आगे चलो, फिर क्या कहते हैं? डैश हैज एन डैश कंटेन्स अ कैटाइन विद अ चार्ज ऑफ +1। किसके अंदर पॉजिटिव आयन +1 चार्ज का है? सोडियम। सोडियम के अंदर। जिंक कितना होता है? +2। ये कैटाइन नहीं है, ये कैटाइन नहीं, ये +1 है, ये +4 है, ये +2 है, इसमें लिखा हुआ है +2, और ये भी +2 है। तो एक ही आयन है, कौन सा? सोडियम। इज दैट क्लियर? आपको देखो कितना 1 मिनट भी लगा और ये आपके क्वेश्चन हो गए पूरे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? फिर देखो ये सवाल आए में, ये खुदा के बंदे, ये सवाल अगर नहीं हो ना, मैं कहता हूँ डूब के मर जाओ। A* ना है ना, कहीं ट्रक के नीचे आ जाना, तो ट्रक के नीचे आके मर जाना। ट्रक तुम्हारे ऊपर चढ़ जाओ, चढ़ के वो ब्रेक लगा दे, तुम्हारे ऊपर ही चढ़ा के रखे हो। तो क्या हो गया, हमारा स्ट्रेस आपको पहुंच गया है? नहीं भाई, ये अगर अब देखो ये सवाल आ रहे हैं, ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। चैप्टर आपको पता है, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की अगर प्रॉपर्टी ना होती हो किसी से, तो डूब के मरने का मकाम नहीं है। प्रोटॉन का रिलेटिव मास कितना होता है? 1। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? निल या 0। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? -1। रिलेटिव मास कितना होता है? 0.005। फिर उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है भाई? समझ में आ रहा है सबको? आगे क्या दिया हुआ है? क्लियर? तो टेबल 2.2 शोज सम इंफॉर्मेशन। अब यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिए हुए। डिड्यूस इन न्यूक्लियर नंबर ऑफ पार्टिकल है। पार्टिकल ए कौन है? 85। न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 37 + 48। बहुत मुश्किल है भाई। अरे भाई बहुत मुश्किल है ना। कितना हो गया? 85। एक्सप्लेन व्हाई पार्टिकल बी इज अ नेगेटिव आयन। पार्टिकल बी नेगेटिव आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन किससे पूरा लिखो ना, देन प्रोटॉन। फिर आइडेंटिफाई 2 एटम्स दैट आर आइसोटोप। DNE। आइसोटोप क्या होते हैं? जिसमें प्रोटॉन बराबर होते हैं और न्यूट्रॉन में फर्क होता है। न्यूट्रॉन में फर्क होता है। तो कौन है भाई? DNE। आइडेंटिफाई दी 2 एटम्स दैट आर आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट। तो आप देखें ये 92, ये भी 92, ये भी 92, लेकिन इसमें इन दोनों में आप देख लें कि प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है। तो आप कौन सा पकड़ोगे? सी और ई। लेकिन उनमें तो न्यूट्रॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन देखो 92 सेम है, और यहां जब सी और ई पकड़ोगे तो ये आ जाएगा 143 और ये आ जाएगा 146।
तो C और E आर आइसोटोप्स। इज दैट क्लियर? Yeah. अच्छा, अगर कोई C और D लिखते हैं सही होगा गलत होगा? गलत, बिकॉज न्यूट्रॉन सेम है। क्योंकि C और D में न्यूट्रॉन क्या है? सेम है। हाँ, अगर कोई D और E लिखे तो सही होगा गलत होगा? सही होगा ना, बिकॉज लेकिन D और E में एक मसला क्या है कि ये एटम नहीं है, आयन है, क्योंकि इसमें देखो प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग है, इसलिए इट इज ऑलवेज गो फॉर दो ऑप्शन जहां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन भी सेम होते हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन अलग होते हैं। यस और नो? एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी इसकी बच्चों? जी क्या सर। होगी इसकी? Same number of atoms of the same Same number element, of protons, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन different लिखना बेटा, number of but different number of बट neutrons. डिफरेंट नंबर neutrons. ऑफ न्यूट्रॉन। कितने जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं। ऊपर 11 नंबर मिल गए, 11 मिनट भी नहीं लगे, 11 नंबर पूरे हो गए। आगे चल, बस अब आज के लिए इतना बहुत है। आ जाओ। ये देखो, ये आया एक ढंग का सवाल, सॉल्ट आ गया इसके अंदर। स्टेट अब बताओ, आने की अभी सिखा दी। एसिड अल्कली की है, H plus OH minus give क्या होगा? water. एक ही फिक्स क्या लिखोगे? एच आइन एक्वस प्लस OH आइन minus एक्वस गिव्स, बोलो, water liquid. फिर कहता है सोडियम सल्फेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। आप जानते हैं सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल है। प्रिपेयर बाय टाइट्रेशन, ये भी हमें पता है कि सोडियम का सॉल्ट टाइट्रेशन से बनता है। यस और नो? यूजिंग एन एसिड एंड अल्कली। आइडेंटिफाई द एसिड एंड अल्कली। ट्रिक बताई थी, HOH मेथड बताया था भाई। कौन सा एसिड लेंगे? H2SO4, और अल्कली कौन सा ले लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH। HOH मेथड बताया था, वही अप्लाई किया है। अगर किसी को याद नहीं है तो डूब मरो। यानी जो हमने कहा था कि कोई चीज भी बगैर पढ़ाई भी नहीं आएगी इंशाल्लाह, आप उस पर भरोसा रखें अल्लाह की जात पर। अब आ जाए, एक्वस सोडियम सल्फेट इज प्रिपेयर बेरियम सल्फेट इन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जी कोई सवाल आ रहा है? बोलो, कोई सवाल आ रहा है? बोलो सर आप इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे ना? मेरा 12 मिनट डिस्कनेक्ट हो रहा है अभी, लास्ट कर पार्ट देंगे में भाई, कर डिस्कनेक्ट हो देंगे। गया। एक्वस सोडियम सल्फेट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बेरियम सल्फेट इन एक्सपेरिमेंट। अब मोल का सवाल आ गया। कोई हलवा है मोल? ये क्या है? ये क्या है? वॉल्यूम। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। किसकी? बेरियम नाइट्रेट की। उसने पूछा स्टेट द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट। हाँ भाई, क्या बनेगा प्रेसिपिटेट? बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट कैसा होता है? White. कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ बेरियम सल्फेट दैट कुड बी मेड। मैक्सिमम मास ऑफ बेरियम सल्फेट जो है कितना बनेगा? जी कैसे बताएंगे? देखो एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये 20 और ये इसका बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट से बेरियम आएगा, इसका मतलब बेरियम के मोल हम इस डेटा से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? CV अपॉन Moles निकाल के 1000। C कितना आ जाएगा? 0.550 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1000। बताओ कितना आ रहा है? मोल कितने आ रहे हैं? 0.011. 0.011 मोल आ गए किसके? बेरियम के। अब इनका रेशियो कितना है? 1:1। जब 1:1 है तो इसका मतलब है इसके मोल भी कितने होंगे? 0.011। MR से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.011 इंटू 233 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 2.563 2.563 ग्राम। moles. ये मैक्सिमम होगा जो बनेगा। बेटा वही स्ट्रेटेजी, जिसको नहीं समझ में आया समझो, वही स्ट्रेटेजी फॉलो की है कि जो गिवन डेटा होता है, डेटा को किस में कन्वर्ट करते हैं? मोल में। फिर मोल टू मोल रेशो आता है, और रेशो से फिर रिक्वायर्ड आ जाता है। ठीक है, तो मोल भी इसने कवर कर लिया। आगे चलो, यहाँ पूरा सोल्यूशन करके लिख देंगे, 2 नंबर का सवाल है। फिर कहता है अब मास ऑफ 1.92 ग्राम ऑफ ड्राई बेरियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। Actual yield upon theoretical yield into 100. अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। एक्चुअल यील्ड कितनी आई थी? ऊपर निकाली थी ना, कितनी आई थी एक्चुअल यील्ड? Actual yield दी हुई है उन्होंने। अबे सॉरी, थ्योरेटिकल यील्ड अभी निकाली थी, कितनी आई थी? 2.563. 2.563। 1.92 एक्चुअल है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई मसला? 74.9%. बस समझ आ गया। 70 एक नंबर है, जब इसलिए एक नंबर की हलवा है बिल्कुल। सर क्वेश्चन में हमेशा एक्चुअल यील्ड दी हुई होती है। जी बेटा, जोर से बोलो अली फरहान। क्वेश्चन में हमेशा एक्चुअल यील्ड दी हुई होती है ना। जो वो देता है वो एक्चुअल यील्ड होती है, क्योंकि एक्चुअल हमें खुद पता नहीं हो सकती ना बेटा। एक्चुअल का मतलब है असल में जो बन रही है। ठीक है, अच्छा। फिर कैल्शियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ईच ऑफ दीस आयन।
अब देखो ये ट्रिकी सवाल है, इसने पूछा है ईच ऑफ दीज आइन्स इन कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका मतलब है हमें कैल्शियम आइन और क्लोराइड आइन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। बच्चा अगर कैल्शियम एटम क्या होता है, कैल्शियम एटम इज 20, लेकिन +2 लगा हुआ है, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन की करनी है, क्या आ जाएगा 288। क्लोराइड आइन पे क्या है, क्लोराइड माइनस, ये होता है 17, एक ऐड हो जाएगा 18, तो इसकी भी हो जाएगी 288। अगर कोई बच्चा एटम की लिख देगा गलत हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes. आगे देखो, when molten calcium chloride is electrolyzed with inert electrode, calcium and chlorine are formed, construct ionic half ionic equations। हाँ भाई, मोल्टन की इक्वेशन बनानी है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा, कैल्शियम या क्लोराइड? कैल्शियम है। कैल्शियम, वहां जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम एटम। Calcium. और पॉजिटिव कैल्शियम कौन है। जाएगा, क्लोराइड आयन। क्या इक्वेशन होती है क्लोराइड की, क्लोराइड जाएगा। गैस बनाते हैं और 2 Two इलेक्ट्रॉन electrons. लूज करते हैं, यस और नो? Yes. जी सर। आगे देखो, फिर कहता है दी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस आ गया, पहले मोल्टन था अब एक्वस आ गया बेटा। याद करो, कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेटेड मेंशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस, याद आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस में HOH के साथ क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन जी हो सर। जाएगा, CA का निमोनिक है, लेकिन कैल्शियम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो अभी भी कौन डिस्चार्ज होगा यहाँ से, हाइड्रोजन, H. लेकिन यहाँ से H। कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लोरीन, यस और नो? सी क्लोरीन। अब आ जाओ, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेट, प्रोडक्ट बताओ भाई। हाइड्रोजन गैस एट, बोलो। Chlorine gas. क्लोरीन। अबे लिखोगे तो कहाँ का, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड क्लोरीन Hydrogen and गैस एट chlorine. एनोड। कैल्शियम क्लोराइड एज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा अब देखो सवाल पढ़ते ही जिसने अभी रिसेंट प्रैक्टिस की है फौरन से आ गया कि आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट पे जब सवाल आता है तो क्या लिखना होता है, मैं Yes. कीवर्ड लिख रहा हूँ, जाइंट Ionic आयोनिक देखना होगा, lattice. और Strong electrostatic Strong forces. इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब फायदा हो रहा है, ये रिपीटेशन आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Positive and negative ions. इसमें सर वैन डर वाल फोर्सेस लिख सकते। अबे नहीं लिख सकते, गधा है क्या, वैन डर वाल कहां से आ गई, वैन डर वाल उसमें आती है जब नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, जैसे हेलोजन वगैरह आ गई। तो अभी आया पीछे पेपर में कह रहा है, अब ये मैं कहता हूँ रिपीटेबिलिटी, देखो ये फिर रिपीटेबिलिटी देखो, ऑर्गेनिक में वही, ये क्या है, एथेनॉल है, ये क्या है, ब्यूटेन मोनोल है, क्या कहता है, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथीन। हाँ भाई, एथेनॉल से इथीन कैसे बनता है, बोलो। Steam. स्टीम से। बाय रिएक्टिंग इथीन, 2 नंबर है, Ethene with steam. कंडीशन तुम्हारे अब्बा बताएंगे। इन क्या कंडीशन, अच्छा वो कैटलिस्ट था ना, कौन सा कैटलिस्ट था, इन प्रेजेंस ऑफ कोई एसिड था। व्हिच कैटलिस्ट, Phosphoric acid. Phosphoric. H3PO4. फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, वेरी गुड। और डिहाइड्रेट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। यस। चलो आगे चलते हैं। एथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, स्टेट वन अदर यूज ऑफ एथेनॉल। हाँ भाई, एथेनॉल का एक और यूज बताओ। ड्रिंकिंग। हाँ जी, Wine. Wine. क्या चीज, ड्रिंकिंग में Wine. इस्तेमाल होता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग एजेंट वो सॉल्वेंट, to make ester. ऑर्गेनिक वेरी गुड, सॉल्वेंट, एस्टर भी इस्तेमाल होता है, बोलो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। डिसइंफेक्टेंट देखा है, अल्कोहल स्वैब होता है, अल्कोहल स्वैब में होता है ये एथेनॉल। आगे देखो, कंस्ट्रक्ट अ सिंबल इक्वेशन टू शो एन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इक्वेशन। हाँ भाई, इनकम्प्लीट कंबशन सिंबल इक्वेशन बनानी है। सिंबल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, ओए होए, अरे भाई बोलो, C2H5OH प्लस, बोलो ना यार, O2 O2 गिव CO प्लस CO प्लस वाटर। H2। बैलेंस करना है, 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 5 और एक 6 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, और उसके बाद ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6 और 2 3 2 6 और 2 8, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। 4 क्यों लगा देंगे, 4 2 नहीं 3 है ये। भाई 7 यहाँ 7 जाएंगे और एक ये भी तो है ना, 8 हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड। हाँ भाई, एथेनॉल का स्टेट द नेम ऑफ रिएजेंट यूज्ड फॉर दिस ऑक्सीडेशन, बताओ। अच्छा, पोटेशियम परमैंगनेट। एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म एथेनोइक एसिड, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होगा, पोटेशियम मैंगनेट।
एसिडिफाइड, अरे कौन बोलेगा भाई, एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड बोलो एसिडिफाइड क्यों चाहिए? बेटा, उसके बगैर रिएक्शन नहीं होगा जानू। अच्छा आगे आ जाओ। ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट अल्कोहल दैट इज एन आइसोमर। ब्यूटेन 1 का आइसोमर बनाना है। ब्यूटेन 1 ये दिया हुआ था, कैसे बनाएंगे, जुगाड़ बताई थी अभी। पहले 1 पे OH लगा हुआ है, आप क्या कर दोगे कार्बन बोलो। चेन ये OH पहले रह रहा है पहले कार्बन पे, उसको उठा के अगर मैं क्या करूं बोलो, दूसरे कार्बन पे लगा दो। दूसरे कार्बन पे 1 लगा 2 दो। 3 4 दूसरे पर OH लगा दिया, बाकी वैलेंसी पूरी कर दी है। ठीक है, एक नाम का है। आगे चलो जी भाई, समझ में आ रहा है, बाउंसर जा रहा है। समझ आ रहा है। 1 is heated with concentrated sulfuric acid। हाँ भाई, ब्यूटेन 1 को हीट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अल्कोहल जब हीट होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनता है, एथीन, सॉरी नहीं, ब्यूटीन। ब्यूटीन 1 इन अदर कंपाउंड फॉर्म। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन 1 इन। ब्यूटीन 1 इन का मतलब क्या हुआ कि एल्कीन है और पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है बोलो, डबल बॉन्ड। यस और नो, ये आ गया फॉर्मूला। जी सर। रिड्यूस द अदर कंपाउंड। अदर कंपाउंड क्या बनता है इसमें भाई, वॉट डिहाइड्रेशन है ना ये। आगे चलो। ब्यूटीन 2 is polymerized to give polybutene 2 state the type of polymerization। हाँ भाई, कौन सी polymerization होगी इसमें, एडिशन या कंडेंसेशन, एडिशन। कैसे पता चला बेटे एडिशन होगी, लाइबा कैसे पता चला एडिशन होगी, कार्बन डबल बॉन्ड। अब कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीब्यूटीन 2 शोइंग एटलीस्ट 1 रिपीट यूनिट। सर ने कोई ट्रिक बताई थी इसकी, ये 2 क्या का ट्रिक थी मतलब क्या है बीच में? जी बेटा, बीच में जो ये 2 और 1 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बेटा मतलब ये है कि जब सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 2 है, फर्स्ट पे लगा हुआ है तो 1 है। मैंने बताया था इसका ट्रिक, क्या बताया था याद करो। मैंने कहा था इसको इस फॉर्म में लिखो, डबल बॉन्डेड कार्बन को सेंटर बना लो और उस पे लेफ्ट वाले को देखो, इस पे एक तरफ H लगा हुआ है एक तरफ CH3 लगा हुआ है, लेफ्ट राइट वाले को भी एक तरफ H लगा हुआ है एक तरफ क्या लगा हुआ है CH3। और रिपीट यूनिट बनाने के लिए क्या करना है, एज इट इज यही चीज ड्रॉ करनी थी। यस और नो जारा नदीम, यही चीज ड्रॉ करनी थी जारा, और कंटिन्यूटी का निशान बना देना था। आ गया रिपीट यूनिट, लगा देना। ठीक है जी। इसकी प्रैक्टिस हमने इसी दिन के लिए की थी क्लास में। आ गई बात समझ में, नहीं आ गई बोलो। फिर देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आ गया भाई, देख लो रेपिटेशन, इसको कहते हैं पेपर 2 की रेपिटेशन। 2 पेपर ढंग से कर लो, नोट्स तुम्हारे रिवाइज हुए में हो। खुदा की कसम अल्लाह के भरोसे कह रहा हूं कि 70% पेपर हर साल रिपीट होता है, यानी वही रगड़े हर साल तुम्हें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी नजर आएगी, हर साल तुम्हें सॉल्ट आयनिक इक्वेशन भी नजर आएगी, हर साल डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी नजर आएगी। तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी होती है बार बार, ठीक है जी। तो अब ये आप देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आ गई है, ठीक है। और इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में उसने क्या कहा है देखते हैं जरा, देखते हैं एक्सो की बनानी है एंडो की बनानी है, कैसे पता चलेगा एक्सो एंडो की, लिखा हुआ होगा कहीं। क्या कहता है, मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एथीन एंड ऑक्सीजन। जी बेटा, ये रिएक्शन इज क्या है, एक्सोथर्मिक, ये लिखा हुआ। एक्सोथर्मिक की डायग्राम कैसे बनती है भाई, रिएक्टेंट्स ऊपर होंगे और प्रोडक्ट नीचे। रिएक्टेंट ऊपर होगा प्रोडक्ट नीचे होगा। अब देखो ये 4 नंबर की होगी, इसमें ज्यादा चीजें लेबल करनी है, देखो 4 नंबर की आ गई, ज्यादातर 4 नंबर की आती है। तो रिएक्टेंट जो है वो ऐसे ऊपर होंगे, प्रोडक्ट जो है वो नीचे होगा, यूं करके यूं जाएगा, यहाँ रिएक्टेंट लिख देंगे, यहाँ प्रोडक्ट लिख देंगे, ये एरो नीचे की तरफ होगा डेल्टा H नेगेटिव, और ये एरो अभी भी ऊपर की तरफ होगा जो एक्टिवेशन एनर्जी विच इज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? और एक्सिस भी लेबल करने हैं, यहाँ पर रिएक्शन पाथवे होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सिस भी लेबल करने, और यहाँ क्या होगा एनर्जी। टाइम नहीं लिखा होगा जी बेटा नहीं, टाइम नहीं, प्रोग्रेस या रिएक्शन पाथवे लिखोगे। तो अभी हम जो देख कर आए वही चीज दोबारा से एज इट इज रिपीट हो गई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे बच्चों। फिर क्या कहता है, एक्सप्लेन। हाँ ये एक सवाल है जो इस पेपर में आ रहा है, लेकिन वैसे ओवरऑल बहुत आता है पेपर 2 में, और ये जब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक ही रटा रटाया सवाल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन व्हाई द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यूज द आइडिया ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। देखो बॉन्ड मेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, याद रखो, रट लो इसका आंसर। और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एंडो होता है, और बॉन्ड मेकिंग जो है वो एक्सो प्रोसेस होता है। तो अब जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें बॉन्ड टूटते भी हैं और बॉन्ड बनते भी हैं।
ये ऐसा ही है जैसे बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में पैसा लगाते हैं फिर पैसा बनाते भी हैं। अगर पैसा लग ज्यादा गया और बना कम तो आप कहते हैं लॉस में है। पैसा लग ज्यादा गया और बना उससे भी ज्यादा आप कहते हैं प्रॉफिट में। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देते हो एंडो, बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है एक्सो। अब अगर एक रिएक्शन की बात करें तो उसमें बॉन्ड टूटते भी हैं बॉन्ड बनते भी हैं। अब अगर जो बॉन्ड मेकिंग हो रही है उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है और बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी कम खर्च हुई है तो ओवरऑल एक्सो हो जाएगा। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग में ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट हो गई है और बॉन्ड मेकिंग में रिलीज कम हुई है तो ओवरऑल एंडो हो जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी कम? तो बॉन्ड कितना तगड़ा है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, बॉन्ड अगर वीक है तो उसको ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी। तो यूजुअली जब ये सवाल आता है और ये एक्सोथर्मिकल लिखना है तो इसका मतलब है यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग में एनर्जी हमें ज्यादा मिली है ना, तो हम कहेंगे strong bonds are formed releasing more energy and weak bonds are broken which consume less energy। बॉन्ड जो टूटे हैं वो कमजोर थे इसलिए उनमें कम एनर्जी लगी और बॉन्ड जो बने वो स्ट्रॉन्ग थे इसलिए उन्होंने ज्यादा एनर्जी रिलीज की। इस वजह से हमें ओवरऑल कौन सा इफेक्ट मिला? एक्सोथर्मिक इफेक्ट मिला। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये इसको देख के बच्चों की हवा टाइट हो जाएगी, अरे ये क्या हो गया, अरे कोई मसला नहीं है भाई। आयोडाइड आयन आर ऑक्सीडाइज इन दिस रिएक्शन। आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। देखो यहाँ माइनस का चार्ज है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, कोई चार्ज नहीं रखा, जीरो है, माइनस है जीरो। स्टेट हाउ द इक्वेशन शोज दिस। आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कैसे पता चल रहा है? तो आप लिखोगे क्या हो रहा है, एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आई इज चेंजिंग फ्रॉम -1 to बोलो 0 बाय लॉस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी भाई, ठीक है, नजर आ रहा है डायग्राम में ये सारा सुल्तान? Yes, sir. ठीक हो गया। अब आ जाओ आगे। फिर उसके बाद ये एक नया सा टेबल आ गया है, कुछ कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई है। उसके बाद उसने पूछा यूज द इंफॉर्मेशन द टेबल 7 में डिस्क्राइब हाउ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज आयंस अफेक्ट द रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। जरा गौर से देखो, ये कोई डेटाबेस सवाल लग रहा है। अब देखो जब ये S2O8 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो कैसे देखेंगे अली फरहान, यहाँ 0.08 से 0.016 की डबल की तो रेट भी बढ़ गया नहीं बढ़ गया? और जबकि ये कौन से, ये 0.016 से 0.032 की रेट मजीद बढ़ गया। अच्छा इसकी देखो, यहाँ तो ये सेम चल रहा है, यहाँ देखो 0.02 से 0.04 की, तो आप देखें रेट क्या हो गया? रेट कम हो गई। लेकिन ये रेट कम क्यों, किसकी वजह से हुआ, ये कैसे पता चलेगा? ये देखना पड़ेगा आपको। ये ऐसी दो constant है वैल्यूज ना? लिखनी जिसमें ये सेम, इन दोनों को देखो, इसमें ये सेम है और यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। जब चेंज करें तो यहाँ पर रेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। भाई आपको एक वक्त में एक फैक्टर स्टडी करना है ना, तो आपको वो डेटा देखना है जिसमें एक वैल्यू चेंज ना हो रही हो, दूसरी वैल्यू चेंज हो रही हो। बहरहाल दोनों में क्या ट्रेंड नजर आ रहा है कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? Yes. तो मोहम्मद क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस दी रिलेटिव Rate of reaction. रिलेटिव क्यों लिखा है? और दूसरे में भी यही लिखेंगे। फिर कहता है भाई हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो बता दो, बच्चों वाला सवाल है। Sir? कैटलिस्ट क्या करता है? लोअर्स दी Activation energy. डॉक्टर नूर, जी बेटा, आपने ना रिलेटिव क्यों लिखा था? बेटा ऊपर लिखा हुआ है ना, वर्ड रिलेटिव रेट इस्तेमाल हुआ है जान। सवाल क्या देख नहीं रहे तुम? ये रो, ये लिखा हुआ रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा फिर यहाँ पर ये Okay, लिखा हुआ okay, रिलेटिव, sir. पढ़ के कर रहा हूँ ना मैं, तेज कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या पढ़ नहीं रहा मैं? सही है। ठीक है। अच्छा भाई कैटलिस्ट क्या करते हैं भाई बोलो? स्पीड अप द रिएक्शन, लोअर दी, लो द एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ये तो देखो 2 नंबर का है, तो जब अगर सिर्फ एक्टिवेशन की बात लिखोगे इसका मतलब 1 नंबर मिलेगा। तो दो नंबर कैसे लेंगे? लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा नंबर का मिलेगा सो दैट बोलो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन मोर मॉलिक्यूल्स
can have effective collisions. Yes or no? भाई जब एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है फायदा क्या होता है कि जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है उनके कोलिजन भी इफेक्टिव हो जाते हैं. यस और नो? Yes, sir. मेरा बच्चा ये देखो मैंने खेलते कूदते 7 सवाल करा दिए. 7 सवाल कराने में 15 मिनट भी नहीं लगे. ठीक है, अब बाकी जो रिमेनिंग पेपर है वो तुम खुद कर लेना.